स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप हिंदी साहित्य से यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, जीडीसी, जेएससी, केबीएस, एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो हिंदी साहित्य से संबंधित दूसरी वीडियो है और पहली वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि मिस्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है इसमें। तो आपको ये बताना है कि जो अज्ञात काल का उल्लेख मिस्र बंधुओं ने अपने काल विभाजन में किया है उसमें किसका उल्लेख है। ए कह रहा है चंद्रपुर हिंदी का विवरण है, बी कह रहा है कि उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है, सी करे कि रीतकालीन कवियों का विवरण है और डी करे कि उन रचनाओं का विवरण है जिनके रचनाकारों का पता नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा। दूसरा कह रहा है कि परंतु यह सत्य है कि इस काल की रचनाओं में वीरत्व का एक नया स्वर सुनाई देता है। इस काल में वीर रस को बहुत प्रमुख स्थान प्राप्त है। ये कथन किसका है? सवाल नंबर दूसरे का उत्तर देना है। ए करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर नामवर सिंह और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो कथन है वो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। तीसरा करें कि एफ ई के ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपका विकल्प ए हो जाएगा, 4 भागों में। अब पांचवा सवाल देखते हैं। करेक्ट, निम्नलिखित में से किसने हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को बनाया है? ए वियोगी हरि, बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास और सी एडविन ग्रिप्स और डी एफ ई के। ये श्याम सुंदर दास है, श्याम सुंदर दास, एडविन ग्रिप्स और एफ ई के। तो चौथे प्रश्न का उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। एफ ई के ने जो है वो हिंदी साहित्य में उठने वाले आंदोलनों को अपने काल विभाजन का आधार बनाया है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। 5 में करें किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी गणपत चंद्र गुप्त और डी राहुल सांकृत्यायन। तो पांचवें सवाल का उत्तर आपको देना है, इसका सही विकल्प क्या होगा। तो इसका सही विकल्प उत्तर में जो है आपका ए हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जनता की चित्तवृत्ति को जो है वो काल विभाजन का आधार बनाया है। अब आते हैं सवाल नंबर छठवां। छठवां कह रहे कि आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो छठवें प्रश्न का उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। 4 भागों में जो है वो 4 कालों में विभाजित किया है। सातवां सवाल कह रहे कि वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध सर्व प्रमुख आपत्ति क्या है? ए जिन ग्रंथों के आधार पर नामकरण किया गया उनमें धार्मिकता का प्राधान्य है, बी उनमें श्रृंगार रस भी है, सी उनमें कुछ अपर्याप्त और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं और डी कह रहा है कि उनमें हठयोग की प्रधानता है। तो आपको ये बताना है कि जो वीर गाथा काल नाम दिया गया इसके विरुद्ध सबसे प्रमुख आपत्ति क्या रही है। तो इसके प्रमुख विरुद्ध जो सबसे प्रमुख आपत्ति रही है वो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। कुछ अप्राप्य और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं। तो विकल्प सी उत्तर सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 8। 8 में कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ए वीरगाथा काल, बी सिद्ध सामंत काल, सी चारण काल और डी आदिकाल। तो आपको हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का जो है सबसे उपयुक्त नाम बताना है। तो इसका सबसे उपयुक्त नाम जो है वो आदिकाल है। विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल ने अपनी साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक के इतिहास पर प्रकाश डाला है? ए 950, बी 1000 वर्ष, सी 1500 वर्ष और डी 2000 वर्ष। तो आपको सही वाला उत्तर इसका बताना है कि कितने वर्षों के तक के साहित्य पर उन्होंने प्रकाश डाला है। तो उन्होंने कुल 950 वर्ष तक के साहित्य पर जो है के इतिहास पर जो है इन्होंने प्रकाश डाला है। तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा।
अब आते हैं सवाल नंबर 10 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? ए ग्रेशन के इतिहास में, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इतिहास में, सी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल के इतिहास में और डी कह रहा है एफई के इतिहास में। तो 10वें प्रश्न में आपको बताना है कि किस के ग्रंथ में आदिकाल के लिए जो है वो चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल के ग्रंथ में नहीं हुआ है, तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11। 11 में कह रहे हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? आपको बताना है कि हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल है और डी कह रहा है कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन। तो इसका उत्तर आपको देना है कि हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 करें आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय किसे? आदिकाल है ये काल नहीं है। आदिकाल आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय किसे है? ए पंडित आचार्य प्रसाद द्विवेदी, बी नंदुलारे वाजपेयी को, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा को और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प ए जो है उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 में करें कि आदिकाल की सीमा अवधि है। आपको बताना है कि आदिकाल की सीमा अवधि क्या है? ए छठी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक, बी 7वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, सी 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक और डी कह रहा है कि 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। तो आपको आदिकाल की सीमा जो है उसके बारे में बताना है। तो उसकी सीमा है 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14। 14 में करें कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? आपको बताना है कि किसने अपभ्रंश काल कहा है। ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी प्रोफेसर वासुदेव सिंह, सी वियोगी हरि और डी राहुल सांकृत्यायन। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो ये कहा था आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। विकल्प ए उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15। 15 कह कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? आपको बताना है कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी लक्ष्मी साकर वार्ष्णेय और डी राम कुमार वर्मा। तो आदिकाल को बीज वपन काल कहने वाले विद्वान कौन है? तो ये हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प बी जो है उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 15 का। अब आते हैं सवाल नंबर 16। 16 में करें कि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? आपको बताना है कि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? ए शांत, बी करुण, सी वीर और डी हास्य। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। वीर रस की प्रमुखता रही है। 17 में कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? तृतीय प्रकरण में जो है वो किसका विवेचन किया है? ए भक्ति काव्य का, बी रीति काव्य का, सी वीर गाथा काव्य का और डी आधुनिक काव्य का। तो आपको बताना है कि प्रकरण तीसरे में किसका विवेचन किया है? तो प्रकरण तीसरे में जो है वो वीर गाथा काव्य का विवेचन किया है। विकल्प सी जो है 17 नंबर प्रश्न का उत्तर सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 18। 18 में कह रहे कि सिद्धों के वाममार्गी भोग प्रधान प्रणाली की प्रक्रिया स्वरूप आदिकाल में नादपंथियों की साधना प्रणाली आरंभ हुई। यह कथन किसका है? ए नामवर सिंह, बी बच्चन सिंह, सी राम कुमार वर्मा और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अब आते हैं सवाल नंबर 19। कह रहा है हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? 19 में बताना है कि हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? ए दोहा, बी छप्पे, सी वरवय और डी सवैया। 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। दोहा जो है ये सबसे प्राचीन छंद है। सवाल नंबर 20 कह रहा है कि सब मिलाकर कृतिलता अपने समय का बहुत ही सुंदर चित्र उपस्थित करती है। वह इतिहास का कविदृष्ट जीवंत रूप है। ये कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर सही बताएं क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चले
अब देखते हैं सवाल नंबर 21। 21 में कह रहा है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं से 8वीं शताब्दी किसने माना है? 21 नंबर प्रश्न को एक बार फिर से सुने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं शताब्दी किसने माना है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी राहुल सांकृत्यायन और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 21 वाले प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विकल्प बी सही होगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 22। 22 में कह रहा है कि आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? करते हुए होना चाहिए, करते कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? विचार करते हुए यहाँ पर छूट गया है, यहाँ क्या होगा? हुए हो जाएगा। वे कितने जो है विचार करते हुए, करते के बाद लगेगा, करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? 6, 8, 10 और 12। तो आचार्य शुक्ल ने आदिकाल कृतियों पर विचार करते हुए 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। तो विकल्प डी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में क्या कह रहे हैं? सवाल नंबर 23 में कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है उनमें से किन ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? ए कह रहा है परमाल रासो पृथ्वीराज रासो, बी कह रहा है खुमार रासो हम्मीर रासो, सी कह रहा है बीशल देव रासो विजयपाल रासो और डी कह रहा है कि जयप्रकाश जयचंद्र प्रकाश और कृतिलता। तो सवाल नंबर 23 का उत्तर आपको बताना है। तो जिसका मूल रूप सुरक्षित नहीं है वो परमाल रासो पृथ्वीराज रासो का नहीं है। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। 24 में क्या कह रहा है कि आदिकालीन कृतियां जो नोटिस मात्र है। ए कृतिलता पदावली, बी जयमंग जसचंद्रिका कृति पताका, सी कृतिलता खुमाड रासो और डी पृथ्वीराज रासो परमाल रासो। तो 24 में बताना है आपको कि आदिकालीन कृतियां जो नोटिस मात्र हैं। तो जो नोटिस मात्र हैं वे जयमंक जसचंद्रिका और कृति पताका है। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 25। 25 में कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को कहा है। ए वीरगाथा काव्य, बी राशो काव्य, सी अभ्रंश काव्य और डी भक्ति काव्य। तो आपको बताना है कि द्वितीय प्रकरण को उन्होंने क्या नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ए वीरगाथा काव्य, बी राशो, सी अभ्रंश और डी भक्ति। तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, उन्होंने अभ्रंश काव्य नाम दिया है। सवाल नंबर 26। 26 में कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने प्रारंभ की? ए गारसा दत्तासी, बी डॉक्टर ग्रेयरसन, सी शिव सिंह सिंगर और डी रामचंद्र शुक्ल। तो आपको 27वें प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने प्रारंभ की? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 27। 27 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आदिकालीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। आपको बताना है कि आदिकालीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। ए प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना, बी धार्मिक साहित्य की रचना, सी प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग और डी वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। तो यदि हम आदिकालीन काव्य प्रवृत्ति की बात करें तो विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग जो है इसकी प्रवृत्ति नहीं है। बात करते हैं सवाल नंबर 28। कह रहा है कि आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? ए भक्ति, बी श्रृंगार, सी प्रकृति चित्रण और डी राष्ट्रीय चेतना। श्रृंगार गलत लिखा है, श्रृंगार जो है वो ऐसे लिखा जाता है। सी प्रकृति चित्रण और डी राष्ट्रीय चेतना। तो राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। विकल्प डी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। 29 में करें कि इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? ए नगेंद्र, बी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, सी रामकुमार वर्मा और डी बच्चन सिंह। तो आपको पता ना कि नामों में से कौन सा नाम है जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो वो डॉक्टर नगेंद्र हो जाएंगे। इन्होंने इसको संपादित किया है, इन्होंने लिखा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? ए प्राकृत से, बी संस्कृत से, सी प्राकृत के अंतिम अभ्रंश अवस्था से और डी पाली से। तो 30वें प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।